एक वक्त था जब बिहार को ज्ञान का केंद्र कहा जाता था और आज इतना पीछे कैसे चला गया बिहार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार इलेक्शन 2025। अभी जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बिहार को इस कंडीशन में लाने वाले जिम्मेदार लोग कौन थे। ये किसी की साजिश थी या गद्दी में बैठे हुए लोगों की गलतियां हैं या हमने कुछ गलत लोगों को ही चुन लिया था। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम क्लियरफाई करने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जिसे कभी ज्ञान का केंद्र कहा जाता था, जहां तक्षशिला, नालंदा, उदयपुरी और विक्रमशिला जैसे महान यूनिवर्सिटीज थे। यही वो जगह है जहां से चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण और पैनी ने व्याकरण, और यहीं से सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध बनकर दुनिया को ज्ञान और इंसानियत का संदेश भी दिया था। यहीं से भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें मिले थे और यहीं का अशोक चक्र आज भी हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, कभी भारत का सबसे बड़ा समृद्ध नगर हुआ करता था। लेकिन सवाल यही है, इतनी बड़ी विरासत में रहने रखने वाला बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्यों में कैसे शामिल हो गया। क्यों ये बिहार की कंडीशन सुधर नहीं रही है, क्यों ये बिहार वही का वही है और पीछे जाता रहा है। आज बिहार का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माइग्रेशन के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि बिहार के लोग अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे दूसरे देशों में जाने पर मजबूर है। कभी विश्व गुरु कहा जाने वाला बिहार ये इतना पीछे कैसे चला गया। थोड़ा इस इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। बिहार नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा राज्य है जहां से भारत की सभ्यता और शिक्षा का उजाला दुनिया भर में फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। ये यहीं से सम्राट अशोक ने अहिंसा का संदेश दिया था और महात्मा बुद्ध ने मानवता का रास्ता दिखाया था। आज भी बिहार के लोग अपनी मेहनत और टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर यही राज्य देता है और दुनिया भर में बिहार के लोग अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो अपने अपने किसी भी फील्ड में। फिर भी सवाल वही है कि इतनी महान विरासत रखने वाला राज्य आखिर में इतना पीछे कैसे रह गया और कैसे चला गया। बिहार के पीछे होने में, पिछड़ने में कुछ मेन रीजंस थे। आइए उन रीजंस के ऊपर भी हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला रीजन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अभाव। अंग्रेजों के समय से बिहार को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। कोल, आयरन और शुगर केन सब कुछ यहाँ से गया, यहाँ से एक्सपोर्ट करके दूसरे राज्यों में, दूसरे सिटीज में सब कुछ एक्सपोर्ट कर दिया गया, पर फैक्ट्री कभी नहीं बने। रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और यहीं से बिहार की पिछड़ने की कहानी शुरू हो गई। तो हमारे स्टेट बिहार में, जो हमारे राज्य बिहार में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। इन सारे रॉ मटेरियल्स को निकाल के किसी पार्टिकुलर सिटीज़, किसी पार्टिकुलर फैक्ट्री को दे दिया गया और ये काम पूरा सिस्टम का ही है, ना कि एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। दूसरा कारण झारखंड का अलग होना। 2000 में झारखंड को अलग होना, झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया और उसके साथ बिहार ने खो दिया अपना 60% से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कोल, आयरन, फॉरेस्ट या इंडस्ट्रियल, सब झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के पास सिर्फ खेती बच गई, वो भी मॉडर्न फैसिलिटी के बिना। और खेती बची भी तो जो भी खेती होती है, या तो उसे बिहार में जो आने वाली बाढ़ है वो डैमेज करके जाती है, या फिर सूखापन की वजह से सारी मतलब चीज़ें खत्म हो जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बड़ा जो डैमेज किया बिहार को, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने डैमेज किया है वो राजनीति और कास्ट पॉलिटिक्स ने किया हुआ है। सबसे बड़ा रीजन है बिहार को डैमेज करने में। बिहार की राजनीति आज़ादी के बाद से राजनीति का फोकस डेवलपमेंट से ज़्यादा जातिवाद और परिवारवाद पे रहा। जहां दूसरे राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां बिहार के लीडर्स ने लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया था। अभी भी आप देख लो, हर किसी से पूछोगे, जैसे
कोई भी इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है, सारी पार्टीज, जितनी भी पार्टी, हर पार्टीज का यही होता है कि उनका नारा यही होता है कि हम डेवलप करेंगे, हम एजुकेशन लाएंगे, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम ये चीज़ें सारी डेवलप करके देंगे। एंड जब पोलिंग बूथ के पास उनका वोटर या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान, कॉमन पर्सन जाता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमता है और वो होता है तुम किस कास्ट के हो, और उसके बेस पे ये लोग अपनी अपनी वोट देते हैं। फिर उसी का नतीजा है जो आज हम झेल रहे हैं। 90s के दौर में बिहार की पहचान जंगल, फिर आया 90s की दौर, और 90s के दौर में तो बिहार की पहचान जंगल राज के रूप में होने लगी। क्राइम, करप्शन और पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड ने इन्वेस्टर को दूर कर दिया। इंडस्ट्री वहां नहीं आई, सब गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली चली गई, अलग अलग राज्यों में चले गए। जो क्राइम बढ़ा बिहार में, और जो अभी भी है थोड़ा बहुत, या फिर मतलब पास्ट से कुछ सालों पास्ट से अभी बेटर है कंडीशन, लेकिन जो क्राइम बढ़ा बिहार में उसी के रीजन की वजह से बिहार में फैक्ट्रीज नहीं लग पाई, या फिर किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोचा। रीजन ये था कि जब भी कोई यहाँ कुछ खोलने या फिर ओपन करने का रिसोर्सेज बनाता था, तो उसके ऊपर दबाव ये बनाया जाता था कि तुम मुझे इतना परसेंट शेयर दो, और ये जबरदस्ती की चीज़ें होती थी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो जैसे कोई एक डीआईजी लेवल, एसपी लेवल, इन सारे पोस्ट के लेवल्स के अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था, एंड अभी भी होता है। और किसी का साथ ना देने के लिए, किसी बाहुबली के पक्ष में ना बोलने के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता था या इनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। रीजन नंबर 4 देखते हैं, एजुकेशन और माइग्रेशन। नीति आयोग के मुताबिक बिहार की लिटरेसी रेट सिर्फ 61.8 है, 8% ही है, 61.8% ही है, और महिलाओं में तो सिर्फ 60% के आसपास है। स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में लैब्स नहीं है, और एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक सीमित रह गई है। इसलिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिहार छोड़कर दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, अलग अलग सिटीज़ में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं जो अलग अलग आपको सिटीज़ में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है वो एकदम करप्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यहाँ के नेताओं के थ्रू। पढ़ाई के बाद जॉब मिल जाती है, फिर अपने राज्य में नहीं आते हैं। जो भी पढ़ने के लिए स्टूडेंट बाहर जाता है, या तो वो सेम सिटी में जॉब करता है या फिर कहीं और सिटी में अपना वो प्लानिंग के साथ जॉब करता हुआ, और फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि बिहार में उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उतनी जॉब्स नहीं है, तो वो क्यों ही आएगा। इकोनॉमिक्स और 5 नंबर देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। बिहार की इकोनॉमी अभी भी फार्मिंग पर डिपेंड है, पर मॉडर्न टूल्स और इरिगेशन की कमी है। हर साल फ्लड और ड्राउट्स से खेती का नुकसान होता है, ऊपर से कास्ट डिवाइड और पुअर गवर्नेंस की सिचुएशन और बिगाड़ी है। तो अब आइए आगे देखते हैं, ये रहा रीजन क्यों बर्बाद हो रहा है बिहार। कुछ डाटा भी देख लेते हैं। बिहार की 33% पॉपुलेशन, बिहार की 33% पॉपुलेशन आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इंडिया का एवरेज परसेंटेज सिर्फ 11% है, 11% है। बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 66,000 है, जबकि नेशनल एवरेज 1,80,000 से भी ज़्यादा है। एक तिहाई हर फैमिली बिहार में 6,000 रुपये महीने से भी कम की कमाई है उनकी। सोचिए इतने कम कमाई में एक परिवार पूरे महीने कैसे चलाता होगा, कैसे उनका जीवन निकल रहा होगा, कितनी हार्ड लाइफ होती होगी उनकी, कितने चैलेंजेस आते होंगे जीवन में। लेकिन अभी भी उम्मीद है, अगर हम कुछ चीज़ों को अपने साथ कंट्रोल में लाएं, खुद मिलके उनके अगेंस्ट खड़े हो, तो हम शायद इस चीज़ को बदलाव में ला सकते हैं, और ये बदल सकता है बिहार को बदलने के लिए सबसे पहला काम होगा लोगों का सोच बदलना। जाति और धर्म के ऊपर उठकर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। बिहार के पास आज भी फर्टाइल लैंड है, एंड हार्ड वर्किंग लोग हैं और टैलेंटेड यूथ है। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है बिहार के पास कि उनके पास खुद का उपजाऊ जमीन है, और हार्ड वर्किंग लोग भी हैं, और एकदम टैलेंटेड यूथ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जितनी जुगाड़े बिहार में यूज होती है, आई थिंक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती। अगर यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज लगाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए और गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, तो बिहार फिर से ज्ञान की भूमि बन सकता है, और ये बिहार फिर से अपना विरासत वापस पा सकता है जो खो दिया है।
बिहार में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बोध गया, राजगीर, नालंदा जैसे हेरिटेज साइट्स हैं, और बिहार टाइगर रिजर्व, जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, अगर इन चीज़ों को सही से प्रमोट किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जहां लोकल यूथ अपने आइडियाज़ पे काम कर सके। बिहार बिहार के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस और फंड का यूज़ करके लोकल इकोनॉमी को बूस्ट दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी पड़ेगी और ये हमें ही सोचना पड़ेगा। अगर वुमेन एम्पावरमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस करना हो, तो अगर ये चीज़ें होती है तो मोस्टली चांसेस है कि बिहार फिर से वहीं आ सकता है जहां बिहार हुआ करता था। बिहार कभी पिछड़ा हुआ नहीं था, बिहार को पिछड़ा बनाया गया, और अगर सब मिलकर चाहे तो वहीं बिहार जो दुनिया का विज्ञान देता था फिर से भारत का सबसे आगे बढ़ने वाला राज्य हो सकता है। अगर तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं तो बहुत सारे बिहार में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इलाकों में भी बाकी हैं और मैं लेट वीडियो बनाया, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर हम सब मिल के चाहें तो इस बिहार को बदल सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइए। उसके अलावा आपका वोट सबसे ज़्यादा कीमती है, एंड इस वोट को देने से पहले आप किसी भी पार्टी को दीजिए, किसी भी पर्सन को दीजिए, पर ये आप अपने अंदर एक चीज़ सोच के रखिएगा कि अगर आपने वोट दिया तो क्या ये पार्टी या फिर क्या ये बंदा या इंसान ये वो काम करके देगा जो आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए, फिर आने वाली हमारी जनरेशन होगी, अगली जनरेशन के लिए, उन चीज़ों और उन सब के लिए क्या ये सही काम करके जाएगा, या जो ये बिहार की कंडीशन है इसमें ये सुधारने की कोशिश करेगा, या फिर ये इतना कर सकेगा कि जो अभी के कंडीशंस हैं उसको ठीक करेगा, या फिर ये कुछ चीज़ों को सुधार पाएगा। अगर नहीं करता है तो क्या आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उसके अगेंस्ट खड़े होकर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो? अगर आपके अंदर इतना गट्स फील हो रहा है कि अगर इसने ये काम नहीं किया और आप जिस काम को लेके इसको वोट दे रहे हो कि ये इस काम के उम्मीद से मैं इसको वोट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये जीतने के बाद ये काम करेगा, अगर नहीं कर रहा है वो इंसान या वो पार्टी नहीं कर रही, तो क्या आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उसके अगेंस्ट खड़े होके भरी सभा में आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये आपने काम क्यों नहीं किया? या फिर अगर वो कुछ वो रिश्वत लेता है या कुछ करप्शन करता है या फिर वो करप्शन में पकड़ा जाता है, कुछ आपको पता चलता है उसके विरुद्ध, तो क्या ये आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उससे पूछ सकते हो, उससे आप जवाब मांग सकते हो? कि अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हो तब भी आप वोट देने जाओ, एंड 100% आप अपनी वोट डालो, चाहे किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को डालो। ये नहीं कि इस पार्टी ने मुझे 5,000 दिए, 10,000 दिए, 500 रुपए दिए तो मैं इसको भी वोट दे दूंगा। अभी डायरेक्टली अकाउंट्स में पैसे डाले जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले क्यों डाले जा रहे हैं? वोट सीधा सीधी सी खरीदे जा रही है। सो अगर इतने सारे गट्स हैं आपके अंदर तो आप डेफिनेटली 100% जाओ, जिस भी पार्टी को वोट देना दो, ये नहीं किसी पार्टी को पार्टिकुलर देना है वोट। जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आने वाले आपके बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, सही आपका वातावरण, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर कोई काम कर रहा है, आसपास में जो भी हो रहा है, अगर करप्शन को ख़त्म करने के लिए अगर वो इंसान खड़ा हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े होइए और उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए। और वोट देने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर ये काम नहीं करता है तो क्या मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आपके अंदर वो गट्स आ रहा है कि मैं ये पूछ सकता हूँ, आप वो फील कर पा रहे हो, तो 100% आप वोट दो। अदरवाइज आप फिर से सोचो किस पार्टी को वोट करना है, लेकिन वोट करो। आपकी वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कुछ तो समझ में आया होगा, तो उसके लिए बदले में आप एक लाइक, कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस।